माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का विज्ञान वर्ग का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के साथ ही एक गांव जो हाईलाइट हुआ वो है गोरेडी गांव, नागौर ज़िला। वैसे तो और गांवों की तरह ही साधारण ये भी एक गांव है, लेकिन 12वीं के विज्ञान वर्ग के रिज़ल्ट के बाद सरिता चारण का नाम 99% नंबरों के साथ हाईलाइट हुआ। नागौर ज़िले में प्रथम स्थान, टॉपर, और पूरे राजस्थान में सेकंड टॉपर रही। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवराज सिंह जी चारण के घर के सामने गोरेडी गांव में। आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह से सरिता चारण ने तैयारियां की और क्या कुछ खास रहा जिसकी वजह से वो टॉपर रही नागौर ज़िले से। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। आइए अंदर चलते हैं। नागौर ज़िला टॉपर सरिता चारण अपने परिवार के साथ, उनकी माताजी, दादी जी, पिताजी, बहनें, भाई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश हैं आज, क्योंकि उनकी बेटी ने रोशन किया है नाम पूरे राजस्थान, पूरे भारत में। इस वक्त मौजूद हैं गोरेडी गांव, नागौर ज़िला, सरिता चारण के घर पर, जिन्होंने चौंका दिया है सभी को 99% मार्क्स के साथ, और हाईलाइट हो गया है ये गांव पूरे राजस्थान में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान वर्ग का रिज़ल्ट आने के साथ ही। तो हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ कैमरे पर मौजूद हैं सरिता जी चारण, और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि क्या सीक्रेट है इस चीज़ का कि इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत। मेहनत करने से ही नंबर आते हैं, और टीचर्स ने जो मोटिवेट किया है उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे टीचर्स ने हमें शुरू से यही बताया कि आपको मेरिट में आना है। मेरिट के लिए हमें तैयारी करवाई है और पूरे साल हमें गाइड किया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। उसी तरह तैयारी करके मैंने 99% प्राप्त किए हैं। उस वक्त जैसे रिज़ल्ट आने वाला था, उस दिन के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपको पता था आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आ रहा है, तो किस तरह से क्या रिएक्शंस रहा होगा और क्या वो मोमेंट्स रहा होगा जब आपने रिज़ल्ट देखा। एक टाइम तो एकदम से धड़कनें बढ़ रही थी। मैं सोच रही थी शायद केवल मुझको ही लग रहा है कि मेरे 99 से ऊपर आ जाएंगे, शायद आए या ना आए, ये मेरा सपना था। और मेरे पेपर तो अच्छे हुए थे बहुत ही, तो मुझे एकदम से डर लग रहा था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि कॉपी कई बार ऐसे हार्ड मार्किंग भी हो जाती है और कई बार टीचर्स ऐसे कॉपी चेक कर देते हैं, तो थोड़ा डर रहता है। और जैसे रिज़ल्ट आया तो एकदम से ऐसे लग रहा था कि जैसे सपना चल रहा है, कुछ एकदम से कुछ पा लिया है, जैसे आसमान को छू लिया। बहुत ही अच्छा फील हुआ उस टाइम, जैसे ड्रीम पूरा हो गया बचपन का, और बहुत अच्छा अब भी फील हो रहा है। तो क्या उम्मीद थी आपको उम्मीद थी कि मेरे 99% मार्क्स आएंगे, या क्या उम्मीद थी? हाँ, यस, उम्मीद थी पूरी, क्योंकि मैंने पूरी साल मेहनत की थी इसी के लिए। और रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे राज्य मेरिट में फर्स्ट आना था। और जब ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजता था कि तुम्हें राज्य मेरिट में आना है, तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। और मैं ये सोचती थी हर टाइम कि जो राज्य मेरिट में फ़र्स्ट आने वाला वो अभी तक जाग रहा है, तो मैं क्यों सोऊं। उसी से मेरा कंपटीशन था, उसी से मैंने कंपटीशन किया और 99% प्राप्त किए। आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहे जिनमें ज़्यादा मार्क्स आए? थोड़ा सा जानना चाहूँगा डिटेल से, मार्क्स किस तरह से आए आपके? PCM के अंदर आई, और सबसे ज़्यादा तैयारी मैंने फ़िज़िक्स के अंदर की है। हमारे फ़िज़िक्स के टीचर विशाल सिंह जी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बताया था कि PCM में 100 किस तरह से लेकर आने हैं। केमिस्ट्री भी तैयार की थी, और ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। अगर आपने पूरे में से पूरे का पेपर किया है तो अगला वो नंबर नहीं काट सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तैयारी मैंने PCM की थी, और उसी में सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स की तैयारी की थी। और मैथ्स में तो मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया। और 10th में भी मेरे मैथ में 100/100 है, और साइंस में भी 100/100 है। तो ये तो आपके जो अच्छे सब्जेक्ट रहे उनके बारे में बात हुई। आपको कौन से ऐसे सब्जेक्ट में हमेशा से ऐसा रहा है कि उसमें डिफ़िकल्टी आपको लगी है कि, और उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, उस मुश्किल को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? किस तरह से उस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं आप? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मुझे वैसे हिंदी लगता है, क्योंकि हिंदी के अंदर अलग से तैयारी करनी पड़ती है ना। आप पासबुक पढ़ सकते हो, और टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। और 11th तक मैंने ऐसे टीचर्स नहीं देखे थे, लेकिन 12th में हमारे जो टीचर थी हिंदी की मैम, सुमन मैम, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। उस टाइम ऐसा लगा कि हिंदी भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो पहले मुझे डिफ़िकल्ट लगता था उस टाइम थोड़ा इजी लगने लगा। हालांकि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा हिंदी में ही कटे हैं, 4 नंबर कटे हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10th में मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे थे हिंदी के अंदर। तो मैंने प्रोग्रेस की है हिंदी के अंदर भी, और हिंदी के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, जितनी मैंने पूरी बचपन से लेकर अब तक नहीं की। पूरी स्कूल लाइफ में हिंदी में इतनी तैयारी कभी नहीं की जितनी मैंने हिंदी केवल 12th क्लास में पढ़ी है। कुछ ऐसी मुश्किलें पढ़ने के दौरान आती है,
फैमिली में भी, तो फैमिली मेम्बर्स में आपके लिए जिसको अपन कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड्स की तरह कौन है आपके घर में जो आपके लिए हमेशा हेल्प में आगे रहा है और आपके परिवार में जो आपकी पढ़ाई में विशेष योगदान उसका रहा है? इसमें मेरी बहन रेखा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस चीज़ के अंदर। और जब भी मैं मतलब थोड़े डिमोटिवेट हो जाती थी, उसने मुझे मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए। कई बार नंबर कम भी आ जाते थे तो घर आकर रोती थी कि नंबर कट गए इसके अंदर, तो वो कहती थी कि जो पूरे नंबर आएंगे तब देखना, पूरे नंबर आएंगे कभी तो उसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया जब मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, तो उसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया इस चीज़ में। बाकी मेंबर्स ने भी दिया, मम्मी पापा सब ने वैसे सहयोग किया, ऐसी कोई स्थिति आई भी नहीं है घर में। लेकिन अगर अंदर से मैं ऐसा फील करती हूँ तो मेरी बहन ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया इसके अंदर। तो आपके हिसाब से सुबह का टाइम ज़्यादा पढ़ने में बेस्ट होता है या शाम का समय बेस्ट होता है? कितने टाइम पढ़ना चाहिए? सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं सुबह ही पढ़ती थी, रात को बहुत जल्दी सो जाती थी और सुबह इतनी जल्दी उठ जाती थी। और मेरी मम्मी को मुझे डर लगता था, वो ये मुझे पूछती थी कि कितना टाइम हुआ है, तो मैं उन्हें झूठ बोलती थी कि 5 बजे हैं अब, लेकिन उस टाइम 3 बजे होते थे सदा। मतलब ऑल टोटल आप कितने घंटे पढ़ते थे मतलब दिन भर में आप? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। और भी आप पढ़ने के अलावा भी कुछ शौक रखते होंगे, जैसे पढ़ाई करते रहते थे या कुछ जैसे खेल कूद है या आप टीवी देखना है, कुछ और शौक? सिंगिंग, मैं पूरे दिन गाती रहती हूँ, स्कूल में भी गाती रहती हूँ और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो आपने कभी पार्टिसिपेट भी किया होगा स्कूल में या अन्य जो भी है गांव या तहसील स्तर पर? हाँ किया, स्कूल के अंदर किया और रैंक भी आई थी सिंगिंग के अंदर। आप कोर्स की जो किताबें हैं वो तो निश्चित ही आपने पूरी तरीके से पढ़ी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन कोर्स की किताबों के अलावा भी आप कौन सा ऐसा जो मतलब आप पढ़ते थे जो उस सक्सेस के लिए आपके हेल्पफुल रहा है, जो कोर्स से ओवर था? मोटिवेशनल के लिए। हाँ, जो भी मतलब जैसे सब्जेक्ट की अपन तैयारी करते हैं तो एक व्यक्ति सिर्फ एक कोर्स की किताब को पढ़ता है और साथ भी और भी कई ऐसी किताबें होती है जैसे या कोचिंग्स होती है। आप क्या हेल्प रही है आपको? आप कोचिंग वगैरह करते थे? किस तरह से एक्स्ट्रा हेल्प क्या लेते थे? नहीं, केवल स्कूल की हेल्प थी और स्कूल ने जिस तरह से गाइड किया था, उस केवल सिलेबस था जो हमारा कोर्स था। कोचिंग नहीं की, बचपन से कभी नहीं की कोचिंग। तो ये मतलब ये आपका सेल्फ स्टडी है या स्कूल में पढ़ते थे? मतलब जैसे जैसे किसी भी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या घर पे पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कितना इम्पोर्टेंस रहता है घर पे पढ़ने का? स्कूल में भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में हम ध्यान नहीं देंगे कि क्या पढ़ाया आज सर ने, तो घर जाकर को वैसे भी तैयारी नहीं होनी है। तो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन घर की स्टडी ज़्यादा मायने रखती है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा काम आती है आगे आपके। बिल्कुल। तो प्रीवियस जो पेपर होते हैं, जैसे पिछली जो सालों में पेपर्स हुए हैं, उनको भी आप तैयारी करते थे? प्रीवियस पेपर्स की तैयारी करने का क्या आप महत्व समझते हैं? कभी तैयारियां की थी आपने? नहीं, वैसे तो नहीं की, क्योंकि हमारे टीचर्स ने जो बताए थे कि ये क्वेश्चन मोस्ट है और ये आ सकते हैं, वही पढ़े थे। लेकिन जो प्रीवियस पेपर थे पिछले साल के, वो मैंने सोल्व किए थे कि मुझे कितना आ रहा है और कैसी मेरी तैयारी रही है। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान भी होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप इस पेपर में अपने कितने नंबर मार्क्स ला सकते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आप है। नोट्स बना करके रखते थे? तो आपने एक समय में जैसे सिलेबस को पूरा कर लिया होगा, आपका सिलेबस कब तक पूरा हो गया था? और उसके बाद में जो रिविजन्स जो आपके चले होंगे, तो आपका पहले सिलेबस कब पूरा हुआ और रिविजन किस तरह से किया आपने? जनवरी तक वैसे सिलेबस तो हमारे पूरा कंप्लीट हो चुका था, एक बार तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद में हमें रिवीजन स्टार्ट करवाया था पूरा, और हमने देखा कि कहाँ पे कमी रह रही है और कहाँ पे नंबर कट रहे हैं। दिन भर का थोड़ा सा शेड्यूल भी आपका जानना चाहूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की, जो एक टॉपर्स होता है वो उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है। दिन भर आप किस तरह से सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल होता है आपका? सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी, 4 या 3 बजे उठ जाती थी, तो हमारे टेस्ट वगैरह प्री बोर्ड होते थे, उनकी तैयारी चलती थी। फिर स्कूल चले जाते थे, स्कूल में टेस्ट होते थे, तो सबसे पहले आते ही मैं चेक करती थी कि क्या गलत हुआ है और किस में नंबर कट रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा नींद लेना, 2-3 घंटे नींद लेकर शाम को पढ़ाई स्टार्ट करते थे। और मैं जल्दी सो जाती थी, बहुत ही जल्दी सो जाती थी, क्योंकि जल्दी नींद लेना और सुबह जल्दी उठना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल, जल्दी सोना और जल्दी उठना एक ब्राइट जो दिमाग है उसके लिए बढ़िया बात है। तो एक जैसे जानना चाहूँगा कि आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया की भी एक बहुत बड़ा पार्ट लाइफ में है। तो सोशल मीडिया के पार्ट को आप एजुकेशन के हिसाब से किस तरह से देखते हैं? क्या आपने कभी एजुकेशनल जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो वीडियोज़ हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते थे, उनका कोई हेल्प मिलता था आपको? हाँ, वैसे मैं बहुत देखती थी मोटिवेशनल वीडियोज़, संदीप माहेश्वरी के, और भी कई मोटिवेट करते हैं, उनके वीडियोस देखती थी, क्योंकि उनको देखने से एक अलग सी हिम्मत आ जाती है कि आप अब तैयारी कर सकते हो। तो उनको भी देखती थी, उनका योगदान भी होता है और आप दुरुपयोग भी देख सकते हो।
ज़्यादा बिजी हो गए उसके अंदर तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ज़्यादा समय आपने उसमें खराब किया। हम्म। बिल्कुल। तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपके जानना चाहूँगा। ये आपके अभी तक की लाइफ स्टाइल की बातें थी। फ्यूचर में आपका कोई टारगेट रहा होगा, आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में आपका क्या टारगेट रहेगा, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं पहले ग्रेजुएशन करूँगी बीएससी। ग्रेजुएशन करेंगे। तो आईएएस ही क्यों? ऐसा कोई रोल मॉडल रहा है आपकी लाइफ में कि उसको देख करके आप इंस्पायर हुए कि मुझे आईएएस ही बनना है? हाँ, आईएएस अंसर शेख को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी आईएएस बनना है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीवन आगे का देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी कि मुझे उन्हीं की तरह आईएएस ऑफिसर ही बनना है। जो बच्चे अब एग्ज़ाम में और बैठेंगे आगे आने वाले वर्षों में, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या टिप्स रहेगा, क्या एडवाइजरी रहेगी कि किस तरह से एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, एक स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए कि वो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में बैठते हैं सभी का, बहुतों का सपना होता है, टॉपर बनने का सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं, उनकी टिप्स में कोई कमी होती है। तो क्या अपनी तरफ से आप क्या टिप्स देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप दूसरों से कंपटीशन ना करें, सबसे पहले खुद से कंपटीशन करें कि मैं कितना कर सकती हूँ और मेरे नंबर कितने तक बढ़ सकते हैं, मैं कितना नॉलेज ले सकती हूँ। सबसे ज़्यादा खुद से कंपटीशन रखेंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। दूसरों से कंपटीशन रखना थोड़ा अलग चीज़ है, तो इसके लिए आपको खुद से कंपटीशन करना होगा और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेहनत करें। बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने आपके एक शौक़ के बारे में बताया कि आप सिंगिंग पसंद करते हैं, तो जैसे आप फ्री होते हैं तो कौन सा जैसे गाना आप गुनगुनाते हैं, क्या सिंग करते हैं? दिल चरखे की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी इसका रंग, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे जितना भी देखते जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा। जितना आप अच्छा गाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी एजुकेशन में पकड़ है। मैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। कुछ फैमिली बात करते हैं। आप जैसे कितने भाई बहन हैं, मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? हम 4 भाई बहन हैं और पापा घोड़ावत हॉस्पिटल में काम करते हैं, मम्मी गृहिणी है वैसे तो और आंगनवाड़ी सहायिका है, वो 10th तक पढ़ी हुई है और पापा घोड़ावत हॉस्पिटल में काम करते हैं। 4 भाई है, बड़ा भाई है वो बीएससी कर चुका है, अभी वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन के लिए, और छोटा भाई भी अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, और उससे छोटी बहन है वो मेरी बड़ी बहन पूजा, वो भी ग्रेजुएशन कर रही है बीए। आप एक छोटे से गांव में रहती हैं, नागौर ज़िले का गोरडी में, शायद ये 1000 पॉपुलेशन का लगभग का गांव होगा, छोटा सा गांव है। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, और उन सब को आप मात देते हुए आपने अपना एक रैंक हासिल किया, नागौर ज़िले में आप प्रथम रही हैं। तो गांव की जो बेटी हैं आपको, तो गांव में ग्रामीण अंचल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर कैसा एजुकेशन का माहौल है? एजुकेशन वैसे शहर से तो कम है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और तैयारी करने के लिए भी जैसे बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिले, हमें भी मिले, गांव में भी आजकल मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है पढ़ाई के लिए भी, और आजकल गांव इतने पिछड़े नहीं रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी दिलवाई जाती है, साइंस में तैयारी भी करवाई जाती है। अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे मम्मी पापा से सरिता के, जो कि किस तरह से उनकी हेल्प रही और क्या इनका पढ़ाई का घर में रहता था माहौल। मेरे साथ में हैं सरिता चारण की दादी जी अच्छन कंवर। बातचीत करते हैं। देखो, एक अपने गांव में एक कहावत है कि कौन सी चक्की को आटो खावे। जी हाँ, जो अपने मतलब कुछ भी स्पेशल करता है ना, तो अपने एक कहावत होती है, कौन सी चक्की को आटो खावे कि यान कोई स्पेशल काम हो जाए। तो मैं यूँ जानना चाहूँगा कि आप कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं इनको? हम तो सरकारी स्कूल का एक चक्की का आटा खिलाते हैं इसको। अपनी ये लड़की बहुत सरल है, हम इसको कभी भी कोचिंग नहीं भेजा, कभी ट्यूशन नहीं कराया, बहुत सरल है। आप पहले से सरकारी स्कूल में पढ़ी 7वीं तक, फिर उसको प्राइवेट में भेजी, अब पहले नंबर आई,
कदे या कोई शादी में ब्याह में कभी नहीं गई। आप पढ़ने गिरा की ज़्यादा, बहुत अच्छी लड़की है। कभी कभी जैसे आपको, मैं मेरे साथ में इनके पिताजी भी हैं शिवराज सिंह जी, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करूँगा। किस तरह से कभी ये ऐसा हुआ होगा कि आपको कहना पड़ता होगा कि बेटा पढ़ाई कर ले? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कभी कहने नहीं पड़ा मेरे को। अपने आप उठती थी, अपने आप पढ़ती थी। इसकी मम्मी इसको जगाती है, जब भी उठती है अपना पढ़ने लग जाती। और किसी चीज़ का कोई शौक नहीं रहा। कभी इसने टीवी नहीं देखा, कभी इसने मोबाइल का हाथ नहीं लगाया। इसका ध्यान पढ़ाई मेरा। कभी इसको कहना नहीं पड़ा कि बेटा उठ जा, तेरे को पढ़ना है। अपने आप पढ़ती रहती थी और कुछ नहीं कराया। कभी मैंने कोचिंग नहीं कराई, नहीं भी कभी ट्यूशन कराया। तो घर की थोड़ी सी मैं बातचीत और भी करना चाहूँगा कि किस तरह से जो एजुकेशन का माहौल, कहते हैं कि एजुकेशन का माहौल बहुत ज़रूरी होता है घर में, तो घर में किस तरह का माहौल हमेशा से रहा है और बाकी के एजुकेशन किस तरह से घर में रही है सबकी? सबकी अच्छी रही। मतलब और जैसे मैं जानना चाहूँगा मम्मी पापा की क्या एजुकेशन? देखो, मैं तो कुछ ज़्यादा कागज पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो छोटा सा ही हॉस्पिटल में लग गया था और हॉस्पिटल में लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरे बच्चों का हमेशा से ही, मेरे दोनों लड़कों का दोनों लड़कियों का हमेशा से पढ़ाई का ही रहा है और पढ़ने की रुचि अच्छी रहती है इनकी। बड़े वाले लड़के का यही है, छोटे वाले लड़के का यही है, लड़की का यही है, इसी लड़की का यही भी है। और मेरे छोटे भाई की लड़की है, वो भी बहुत होशियार है, अच्छी है। आप लोग ग्रामीण अंचल से हैं, तो ग्रामीण में कहीं कहीं जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है। वैसे बेटा और बेटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझाता, लेकिन आपके घर में किस तरह का माहौल रहा? आपका वैसे लाडला कौन रहा? मेरे सबसे लाडली तो यही है। मतलब आपकी ये बिटिया आपकी लाडली रही है, आपके बेटे से भी ज़्यादा लाडली रही है? नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी लाडला है और दोनों वैसे चारों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सबसे लाडली मेरी यही है। ये जैसे कहती है वैसे मैं करता हूँ। मतलब आपके जैसे अब ये और भी जैसे लड़कियां हैं, कई जैसे थोड़ा बहुत ऐसे समझते हैं कि भाई वेटेज ज़्यादा देते हैं कि लड़के को पढ़ाना ज़्यादा चाहिए लड़की के बजाय, तो उन माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझ रहा हूँ बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटे के अनुसार ज़्यादा बेटी काम आती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ बेटी अगर सक्सेस है तो बेटा सक्सेस अपने आप ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब जो फ्यूचर में ये आपकी इनके प्रति जैसे क्या तैयारियां रहेगी, ये आगे जब आईएएस की वगैरह की जो तैयारियां करना चाहती है, बनना चाहती है, तो आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? बिल्कुल जैसा ये कहेगी वैसा ही करूँगा। आईएएस का कहेगी तो आईएएस तैयार है, आरएस का कहेगी तो आरएस तैयार है। जहाँ ये कहेगी कि एडमिशन दिलाना है वहीं एडमिशन दिलाऊंगा। और जैसे जो माँ बाप, आप खुद एक औरत हैं, तो औरतों में जैसे आपके ज़माने में और अब के ज़माने में जो लड़कियों में जो डिफरेंस आया है, एजुकेशन को लेकर जो जागृति आई है, क्या कहना चाहेंगे? आपके ज़माने की जो आप जैसे जब लड़की थे और एक आज की लड़की है। आज की लड़की में हमारी लड़की में अंतर था। मैं खुद ही 8वीं पढ़ी हूँ। मतलब आपके घर में ऐसे पढ़ाई का माहौल हमेशा से रहा है? हाँ, मैं खुद ही शेखवाटी के झुंझुनू जिले के मैं खुद ही पढ़ी हूँ। हमारा सब बच्चा ने पढ़ाया हूँ। लड़कियाँ ने अब जगह से एक तो बच्चों छोटो है, 5 साल प्राइवेट पढ़ाया हूँ और 2 हमारे बीनी ने दोनों एक को नंबर आयोडो है 500 सुपरवाइजर के माँ 8 प्राइवेट ही पढ़ाया। पढ़ाई की बहुत उन्नति है, हमारा दिल अच्छा है भाई पढ़ो। कभी कभी जैसे कोई जिद वगैरह की होगी इन्होंने कि भाई मेरे को ये ला के दो या नहीं, कभी भी नहीं किया। ये सरल लड़की है, कुछ कभी भी नहीं किया कोई कुछ चीज़ का। मैं तो भेजी ने तो स्कूल में गई, मैं आती सोची कि आती पढ़ लेगी। आप मैं सरकारी में भेजी 7वीं में 7 वर्ष की पढ़ने वाली। अब आप पढ़ाई का माँ सुभाष में 95 में ले आई आ और 50 ले गया टेगोर वाला दिन क्यों मैं फ्री पढ़ावा, फ्री पढ़ाई। तो 10th का रिजल्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा मैं। 10th का रिजल्ट 94%। 94-17 इस वक्त क्या रैंकिंग रही थी इनकी? लाडनू की फर्स्ट थी, तहसील फर्स्ट थी, अब डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है। दया भगवती की है, करणी मात की। जी हम मांगे हमारी कलेक्टर इच्छा बनाए। है। इच्छा तो यही है कि कलेक्टर बनाए इसको। जब हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि ये कलेक्टर बन के रिजल्ट आने पहले 2 घंटा पहले करणी मात ने सिमरन लाग गई है। तो मैं क्यों डर मत, रिजल्ट बढ़िया आई, क्यों खाना नहीं खाऊंगी मैं, मगर रिजल्ट बढ़िया आई।
सात्विक प्रवृत्ति का परिवार है और जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी भी काम का श्रेय भगवान को देते हैं, ईश्वर का नाम लेकर ही काम करते हैं। इसी तरह से शिवराज सिंह जी का जो परिवार है वो करणी माता को सुवरने के बाद में काम करता है और वास्तव में भगवान भी उसी के काम आता है जो खुद मेहनत करता है, जो खुद अपनी किस्मत को खुद लिखने की कोशिश करता है। इसी तरह की एक उपलब्धि हासिल की है सरिता चारण ने और पूरे नागौर ज़िले में प्रथम रही है और राजस्थान में सेकंड नंबर पर रही है। हमारी यही आकांक्षा रहेगी कि अब जीवन में जो भी एग्ज़ाम वो दे वो राजस्थान के इंडिया लेवल पे टॉप रहे और इसी तरह से इस शहर, इस गांव और इस ज़िले और भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान वर्ग 12वीं की सेकंड टॉपर राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट टॉपर सरिता चारण के साथ मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।